जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम बात करेंगे आपके बिहार पुलिस पे आधारित जीके जीएस के सेट नंबर 1 यानी कि लगभग 70 क्वेश्चन देखेंगे हम। ऐसे तो मैं व्याख्या करूंगा मेरे भाई, तो ये जो है लगभग 150 के करीब में आ जाएंगे, ठीक है ना। और सभी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन सामने आपको दिया गया है, पूछा है कि भारत जो है क्या है, एक गणतंत्र है। इस गणतंत्र का मतलब क्या होता है? शासक या राजा रानी होता है, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, राजा का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, वह दिन जब भारत क्या हुआ स्वतंत्र। भाई स्वतंत्रता की बात करें थे तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अरे 15 अगस्त 1947 को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पर गणतंत्र का मतलब पूछा है यहाँ पे, तो भैया गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख उनके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से क्या होता है, चुना जाता है। अब ये गणतंत्र पूछा जाए कि इस गणतंत्र का जो है हम लोग किस दिन मनाते हैं, तो सभी को पता है हमारा संविधान कब बनकर जो है लागू हो गया था पूर्ण रूप से। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हुआ था ना मेरे भाई, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत में जो है लागू हो चुका था। और इस दिन 395 अनुच्छेद, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग जो है आपके लागू कर दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद से बात करें कि गणतंत्र शब्द लिया कहाँ से गया है, अगर ये पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, गणतंत्र शब्द जो लिया गया है वो आपका फ्रांस से लिया गया है। और फ्रांस से 3 और शब्द लिए गए हैं भाई प्रस्तावना में, वो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है ना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका तो आप पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं भाई साहब, 395 अनुच्छेद, ठीक है ना। चलिए अगले आगे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर ये रहा। कह रहे हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है, क्या सूचित करता है भाई साहब? कि देश का प्रधान वंशागत है? नहीं भाई साहब। कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक है? संवैधानिक तो है, लेकिन फिर आगे पढ़ेंगे कि देश का प्रधान जो होता है वो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, संवैधानिक शासक नहीं, शासक की तो बात होती ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका होगा मेरे भाई, ठीक है। बात आपको इतना समझ में आई? बिल्कुल। आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसे बोला है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जिसे बोला जाता है, यानी कि उच्च न्यायाधीश, उच्चतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही भारत का क्या करता है, कार्यभार संभालता है, जब उपराष्ट्रपति, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति होती है। अगर यदि मान के चलिए कि अगर यदि उपराष्ट्रपति और ये दोनों आपके नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो भाई उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, जो है उस कंडीशन में आपका सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वो संभालेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सबसे वरिष्ठ जो होगा, ठीक है ना। उसके बाद से बात करें तो आप जानते हैं कि जो तीसरे राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का नाम सुना है आपने? यानी कि पद पे रहते इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य कर रहे थे, न्यायाधीश थे जिसका नाम था एम हिदायतुल्ला। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था मेरे भाई? एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला। यानी कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में एम हिदायतुल्ला जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला ये रहा। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? भाई देखिए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी ये किसके लिए होता है? देखिए जो अनुसूचित जनजाति होता है ना, उसके अत्याचार जो लोग करते हैं, परेशान करते हैं, उनके लिए आर्थिक भगोड़ा अपराधी विधेयक 2017 में आया था, ठीक है। आर्थिक भगोड़ा जो आया था, कब आया था आपका? 2017 में आया था, ठीक है ना मेरे भाई। कब आया था? 2017 में आया था। और पारित कब हुआ संसद में? तो ध्यान रखिएगा, ये जुलाई 2018 में जो है आपका क्या होता है, पारित होता है। और इसका जो है आर्थिक भगोड़ा के माने अनुसूचित अगर यदि अपराध करते हैं तो उसके लिए आपको 100 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माना लगेगा भाई साहब। ध्यान रखिएगा, 100 करोड़ से अधिक रुपये जुर्माना लगता है इसमें, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए। हाँ, ये पूछा है किसके तहत आता है? ये जो आता है ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अगला देखिए। अगला है कि इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया है? तो कौन सा ऐसा जो है प्रधानमंत्री है जिसने संसद का कभी सामना ही नहीं किया है, बताइए। प्रधानमंत्री के पद पर रह चुका है, पर आज तक कभी उसका सामना
नहीं किया है तो भैया वो है आपके चौधरी चरण सिंह। देखिए ये उप मुख्य ये जो है आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री है, उप मुख्य प्रधानमंत्री भी बने थे, गृह मंत्री भी बने थे और 2 बार ध्यान रखिएगा चौधरी चरण सिंह 2 बार यूपी के सीएम भी बन चुके हैं भाई साहब। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद से बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो वित्तीय आपातकाल आप जानते हैं ना, 352, 356, 360 तीन ही तो आपातकाल होते हैं, तो एक ही दिया भाई साहब 360, यानी कि सीधा आप ऐसे भी अनुमान लगा कर मार सकते हैं, ठीक है? अब बात करें कि 148 में क्या दिया गया है मेरे भाई, तो 148 में सीएजी का यानी कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है किस में दिया गया है, 148 में दिया गया है, यानी कि सीएजी जिसको बोलते हैं सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड क्या कहा जाता है, ऑडिटर जनरल कहा जाता है। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है। 143 में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के से जो है परामर्श की बात की गई 143 में। 72 में बात करें तो राष्ट्रपति के पास किसकी शक्ति प्राप्त है, क्षमा दान की, यानी कि जब किसी को फांसी होती है तो राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा प्राप्त कर सकता है, यानी कि क्षमादान दे सकता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है? तो भैया देखिए जो महान्यायवादी होता है, जो कौन होता है, महान्यायवादी होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, ठीक है? क्या महान्यायवादी होता है? ये बात सही बोला है क्या भाई साहब हमने? बिल्कुल सर, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है। यह जो है किसी भी संसद का, यानी ना तो लोकसभा का ना तो राज्यसभा, किसी का भी भाग नहीं होता है, पर इसे संसद में बोलने का पूरा अधिकार है भाई साहब। कौन? महान्यायवादी को। इसीलिए इस महान्यायवादी को कहा क्या, महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी आपसे पूछा जाए तो कौन होगा? महान्यायवादी होगा मेरे भाई साहब, जिसको अटॉर्नी जनरल हम लोग कहते हैं, ठीक है ना? मेरे भाई समझ में आया क्या? बिल्कुल सर समझ में आ गया। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछेगा तो हमारा महान्यायवादी होगा, ठीक है? संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी मंत्रिमंडल, संसद या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी इसे बोलने का अधिकार प्राप्त हैं। और बोलने का अधिकार किसमें दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 88 में आपका दिया गया है, ठीक है? 165 में बोले तो महाधिवक्ता है, इसको ध्यान रखिएगा। 165 में जो है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की बात की गई है अनुच्छेद 165 में, ठीक? अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो की गई थी वो 22 दिसंबर 1953 को की गई थी। कब की गई थी? 22 दिसंबर 1953 को की गई थी, ठीक है ना? 22 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसमें जो है, ठीक है, जिसमें अगर बात करें तो इसमें जो है किसकी अध्यक्षता में अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो अबुल फजल की अध्यक्षता में किया गया था। यानी कि इस समय जो है ना 3 लोग थे जिनका नाम था अबुल फजल, हृदयनाथ कुंजूर और के एम पडिक्कर, ठीक है? इसकी रिपोर्ट कब आती है? चलिए अगला देख लेते हैं। 1953 तो हो गया, इसकी रिपोर्ट कब आती है? तो इसकी रिपोर्ट जो आती है 1955 में आती है और ये 56 में भाई साहब पारित होता है। ध्यान रखिएगा 56 में क्या हो जाता है? ये 56 में पारित हो जाता है संसद द्वारा, ठीक है ना? 56 में क्या हो जाता है? पारित हो जाता है, जिसमें क्या-क्या किया गया था भाई? 6 राज्य बनाया गया था, 6 राज्य बनाए गए थे, प्लस 14 राज्य बनाए गए थे, 6 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश आपके बनकर तैयार हुए थे। ध्यान रखेंगे, ठीक है? अगला, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन-सी है? देखिए स्पाइरल गैलेक्सी जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या कहा जाता है भाई साहब? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा का मतलब क्या होता है? कभी-कभी अगर ये आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है देवयानी। क्या होता है भाई साहब? एंड्रोमेडा का जो अर्थ होता है वो आपका देवयानी होता है, ठीक है ना? और ये कैसी होती है? तो इसको सर्पिलाकार तारापुंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सर्पिलाकार तारापुंज भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सर्पिलाकार तारापुंज किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और इसी को एक और नाम देते हैं भाई साहब M31। ध्यान रखिएगा, क्या नाम देते हैं इसे? M31 के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक? उसके बाद से पूछ रहा है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया? अरे भाई रोमन और प्रेम की देवी यानी सुंदरता और प्रेम की देवी देवी थी, जो कहाँ के रहने वाली थी, जिसे रोमन देवी के नाम पे पड़ा, वो है आपका शुक्र। और शुक्र जानते हैं पृथ्वी का जो है एकमात्र जुड़वा वाहन है और सबसे चमकीला, और सबसे चमकीला होगा तो सबसे गर्म भी होगा। तो सबसे गर्म सुबह का तारा और भोर का तारा और शाम का तारा भी किसको कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। और सूर्य से कितने नंबर पे स्थित है भाई साहब? सूर्य से दूसरे नंबर पे स्थित है और तीसरे नंबर पे आपकी कौन सी है? पृथ्वी है, ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखना है।
चलिए आगे बात करें और अगला क्वेश्चन ये रहा, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? भाई साहब ग्लोब है, ये ग्लोब पर सबसे लंबी कौन से पूछा है? अक्षांश, अक्षांश का मतलब जो लेटी हुई होती हैं तो ये वाली, तो बीच में ही होगी। विषुवत रेखा जिसे कहा जाता है, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब अक्षांश रेखा जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? इसकी लंबाई घटती है, या नीचे की तरफ आएंगे तो घटेगी। सबसे जो ऊपर होता है, ठीक है ना, अगर अक्षांश रेखा पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 179 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 90 अंश 0 डिग्री और यहाँ पे 90 अंश उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव नहीं होता है, वो रेखा नहीं होती है, वो बिंदु होता है। इसलिए वो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। कुल अक्षांश पूछा जाए तो कुल अक्षांश होता है कितना? 181। कितना होता है मेरे भाई? 181। ये बात ध्यान में रखना, बहुत कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो भैया सबसे खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है बताइए? तो सबसे खारे पानी की झील जो है मेरे भाई वो है आपकी कौन सा? मृत सागर। देखिए मृत सागर से पहले एक और झील है भाई साहब, वो कौन सी है? तो वो है तुर्की की वान झील। कौन सी है? तुर्की की वान झील। पर वान झील आपको दिया नहीं है, जिसके कारण आपका मृत सागर हो गया, ठीक है ना। अगर ये दिया रहेगा तो भाई वान झील होगा, ध्यान रखिएगा। पर ये दिया नहीं है, इसलिए मृत सागर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पहले पे वान आता है और दूसरे पे मृत सागर आता है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल मज़ा आ रहा है कि नहीं? अरे बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा भाई। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो देखिए विश्व की सबसे खारे पानी की झील जिसको बोला जाता है वो कौन सी है आपकी? भाई साहब कैस्पियन सागर है। कौन सी है मेरे भाई? कैस्पियन सागर है, जो मानसरोवर के तिब्बत से होकर जो है जो कि तिब्बत में स्थित है। कैस्पियन सागर झील जो है आपकी, ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें हम लोग आगे, और अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा ये, ठीक है। चलिए इसको बताइए मेरे भाई, इसका जो होगा वो क्या होगा? हाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये जो है, एक मिनट यार गलती हो गया, ठीक है। ये है अमृत सागर। फिर 13 क्वेश्चन यहाँ पर भी था ना, 13 तो बता ही दिए, ये तो दोबारा, ठीक है, गलत हो गया। अगला है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। बहुत लोग सोचेंगे कि कन्याकुमारी है, नहीं। प्रायद्वीपीय भारत का जो है ना दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा वो कन्याकुमारी है, जिसे केप कैमरून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप कैमरून भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट होता है। और इसी इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिग्मेलिन पॉइंट के भी नाम से जानते थे पहले, ठीक है ना। इसी को दाहिचिंग पॉइंट भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर जो है केप कमरीन, हमने बताया ना कि केप कमरीन जो है, ठीक है ना, केप कुमोरिन जिसे कन्याकुमारी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं भाई साहब? हाँ, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा काल है, इसी केप कमरून को कन्याकुमारी कहा जाता है, ठीक है। अब और बात करें हम तो भाई यहाँ पे किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे गौर माता है जो गुजरात में है, यहाँ पे इंदिरा कॉल है जो आपका कहाँ पे है? लद्दाख में है। ये बातें सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद से कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो भाई कैलाश पर्वत जो है आपका कहाँ पे है? तिब्बत में है, ठीक है। कहाँ पे है आपका? कैलाश पर्वत जो है आपका तिब्बत में है, ध्यान रखिएगा, कैलाश पर्वत तिब्बत में है। और बात कर रहे थे तिब्बत के पश्चिम में मानसरोवर और तिब्बत के दक्षिण में जो है राकसताल झील आपकी है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला है कि इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है ये बताना है आपको। तो वो है आपका मानसरोवर झील, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से होकर ही निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई साहब? मानसरोवर झील से होकर निकलती है। इसका उद्गम की बात करें तो मानसरोवर झील से है, ठीक है ना। और ये कहाँ जाकर प्रवेश करती हैं? ध्यान रखिए भारत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। कहाँ पे? तो भारत से अरुणाचल प्रदेश में जो है ये जाकर प्रवेश करती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब असम घाटी से निकलती है, कहाँ से निकलती है? असम घाटी से निकलती है, तो असम घाटी से निकलकर जो है सीधा बांग्लादेश में चली जाती हैं। और जैसे ही बांग्लादेश में जाती हैं तो बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए वर्गीज कुरियन, जिसे श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक, जिसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH 48 नेशनल हाईवे का विस्तार तक है। देखिए इसका विस्तार दिल्ली से चेन्नई तक है, दिल्ली से
चेन्नई तक है। ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार जो है दिल्ली से कहाँ तक है, चेन्नई तक है। और दिल्ली से चेन्नई तक यानी कितने राज्यों में तो पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 7 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 7 राज्यों में है। और इस सड़क की लंबाई कितना है तो ध्यान रखिएगा 2807 मीटर जो है इस सड़क की क्या है भाई साहब, लंबाई है। ठीक, उसके बाद से बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, तो भाई बोधिसत्व की धारणा देखिए हीनयान और एक महायान में बटा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर, यानी कि महायान से संबंधित है बोधिसत्व, किससे, महायान से। बाकी जैन धर्म, सिख धर्म और हीनयान आप जानते ही हैं। ठीक है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक में विश्व में पड़ी है, तो देखिए मुद्रा राक्षस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की गई है। किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसी को इसमें ब्रिसल भी कहा गया है या कुलीन वर्ग का इसको कहा गया है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। राजतरंगिणी, इसके लेखक जो है आप सभी को पता होगा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है मेरे भाई, तो राजतरंगिणी के लेखक जो है वो आपके कौन है, कल्हड़ है। कौन है, राजतरंगिणी के लेखक जो है वो आपके कल्हड़ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें और अगला ये रहा, इसमें बोला है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो भाई साहब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 1983 में अजंता की गुफाओं को क्या कहा गया था, यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद से पूछा है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मीन मकाला, ठीक है, किस भाषा में लिखी है, तो भाई देखिए किताब अल हिंद जो है इसने लिखी है किस भाषा में, तो इसने लिखा है आपका अरबी भाषा में। किसने लिखा है, अरबी भाषा में। और यह अल बरूनी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने जो है संस्कृत सबसे पहले जाना था, और गीता में इसका बड़ा इंटरेस्ट था। ठीक है ना, गीता में बहुत रुचि रखता था ये आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अरबी भाषा में था। अगला है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था, तो भाई दिल्ली सल्तनत का जो है एक राजा था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी इल्तुतमिश ने 3 मंजिला इसका निर्माण कराया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने किसी कारण ढह जाने के कारण इसका कार्य जो है संपूर्ण कराया था। ठीक है, 3 लोग मिलकर। अगला है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो मेरे भाई जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो वो है भाई साहब आपके कहाँ पे बताइए, शेरशाह सूरी का मकबरा तो आप जानते ही होंगे मेरे भाई। ठीक है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी का मकबरा, कमेंट करो भाई साहब। तो इसका मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है। कहाँ पे, बिहार के सासाराम में। ठीक है ना, तो सासाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा है ये आपको बताइए, तो फतेहपुर सीकरी में भाई सलीम चिश्ती के मकबरा है। ठीक है, उसके बाद से बात करें हम लोग कि दिल्ली में किसका मकबरा है, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, यानी कि हुमायूं। ठीक है ना, दिल्ली में किसका मकबरा है भाई साहब, दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, और आगरा में किसका मकबरा है बताइए, आगरा में, तो भैया आगरा में मकबरा किसका है, अकबर का है। ठीक है ना, आगरा में मकबरा किसका है, अकबर का है। ठीक, ध्यान रखना। अगला, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था, तो देखिए अहमद शाह अब्दाली जो भारत में आया था ये कहाँ से आया था, तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपके अफगानिस्तान से आया था। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यानी कि कब हुआ था युद्ध, कौन सा युद्ध हुआ था, तो ध्यान रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मेरे भाई। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, आप बता सकते हैं डेट सही, 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें मराठा की हार हो जाती है और इसकी क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल जिसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा पंचमहल को हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पे है ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो भैया ये है आपके फतेहपुर सीकरी यानी कि सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वहीं पे आपका है। ठीक, उसके बाद से पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया, सभी को पता है भाई साहब 1510 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। लखनऊ में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए लखनऊ में जो विद्रोह किया था वो कौन था मेरे भाई, तो वो थे आपके बेगम हजरत महल। लखनऊ में बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, ये कहाँ के थे भाई साहब, तात्या टोपे जो थे, तो ध्यान रखिएगा जो तात्या टोपे थे ये आपके कानपुर से थे। कहाँ से थे मेरे भाई, ये कानपुर से थे। ठीक है ना, बाकी कुंवर सिंह कहाँ से थे, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए भाई साहब। जो कुंवर सिंह थे वो कहाँ से थे, तो ध्यान रखिएगा कुंवर सिंह आरा से थे, और कुंवर सिंह आरा से थे, और बेगम हजरत महल आपके लखनऊ से थी। ठीक है ना, ये कहाँ से थी, ये आपकी लखनऊ से थी। चलिए आगे बात करें। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी,
बताइए। तो भाई साहब मुस्लिम लीग की संस्थापना जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक, ध्यान रखना। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? स्थानीय निकाय सरकारी निकायों के सृजन की पहल किसने की थी? बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई साहब लॉर्ड रिपन। नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं के उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता था? तो भाई साहब वही क्या कहलाती हैं? अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि बात करें हम लोग तो कौन सा होगा? सॉरी, अंतिम वस्तु नहीं बल्कि उपभोग कहलाती हैं यार। क्या कहलाती हैं? उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। मनोरंजन जैसी सेवा और अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा, अंतिम तो दिया गया तो अंतिम में तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो उसे उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया था? दिया गया है, आपको जो है इसमें बताना है। तो ध्यान रखिए, वो है आपका कौन सा? वो है आपका भाई साहब चौथी पंचवर्षीय योजना है। कौन सी है? चौथी पंचवर्षीय योजना है। इसमें बात करें कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो धन की आपूर्ति की निगरानी करता है वो है आपका आरबीआई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है? पैसा उधार देता है, ठीक है ना। उसके बाद से आरबीआई की स्थापना यानी कि 1 अप्रैल 1935 को होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद से अगला है कि भारत में वस्तुएं पर जीएसटी जो होता है, जीएसटी के अधीन आने वाली 4 दरें कौन सी है? तो भैया एक है 5%, दूसरा है 12%, तीसरा है 18% और चौथा है आपका 28%। तो जीएसटी के अंतर्गत ये सारा चीज़ जो है आपका आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है भाई साहब? तो ये जो संपदा योजना शुरू की गई है, ये शुरू की गई है आपके खाद्य प्रसंस्करण द्वारा। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण के, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना का जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई 1949। 1949 बोले तो सॉरी 1949 तो दिया ही नहीं है। जवाहर रोजगार परियोजना ये किया गया था आपका, ठीक है, 1 अप्रैल 1989 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1989 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए और इसको सॉल्व करिए। कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? बहुत प्रसिद्ध है, खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जुलाई 2014 में शुरू किया गया था नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, अगला देखिए। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद एक बार आयोजित किया जाता है? सभी को पता है, 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। और कितने स्थानों पर आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, जो है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। ठीक है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, आप ध्यान रखेंगे। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो सभी को पता है भाई साहब, भारतनाट्यम की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? वो हुई है मेरे भाई, कहाँ से? अरे बता दो, ये नहीं क्वेश्चन बताओगे तो क्या बताओगे यार? तमिलनाडु से। कहाँ से हुई है? तमिलनाडु से। इससे पहले ध्यान रखिएगा, सादिर और दासी अट्टम तंजावुर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति तो हो गया, कहाँ से? तमिलनाडु से। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो देखिए, इसमें जो होता है वो उसको बोला जाता है हारमोनियम। किसमें होता है? हारमोनियम, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई हैं? तो आप जानते हैं इमेजिंग इंडिया, द लाइफ ट्री, रिबीटिंग इंडिया, अनटचेबल, नहीं, द लाइफ ट्री है। किसके द्वारा? अब्दुल कलाम। और अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा आप जानते हैं विंग्स फायर ऑफ द इंडिया, इन्हीं की रचना है, ठीक है ना। विंग्स फायर ऑफ द इंडिया या इग्नाइटेड माइंड्स भी किन की रचना है? अब्दुल कलाम की भी रचना है। एक और बता दूं, इंडिया 2020 इनकी ही रचना है, ठीक है, ध्यान रखना है। मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? अब्दुल कलाम को, अब्दुल कलाम आज़ाद को, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का? अरे भाई, सबसे खतरनाक डायनामाइट का आविष्कार इसने किया था। किसका किया था? और नोबेल पुरस्कार इसी के आधार पर दिया जाता है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार, जिसने नोबेल ने जो है डायनामाइट का खोज किया था। ठीक, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई यूनिसेफ का मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सभी को पता है भाई साहब, राकेश शर्मा थे, जो कि पंजाब के रहने वाले थे। ठीक है, RAW का पूर्ण अर्थ अर्थ क्या होता है मेरे भाई, बताइए? तो RAW का जो पूर्ण अर्थ होता है वो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है भाई साहब, तो वो है कौन सा बताइए, वो कौन सा भाग है मेरे भाई, अरे भाई वो है मेमोरी रजिस्टर। इसके बाद से ALU भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU है कंट्रोल यूनिट जिसे कहा जाता है, ठीक है, तीनों इसका भाग है। उसके बाद से एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र क्या होता है, तो भाई साहब वो होता है पिक्सल। कौन सा होता है, पिक्सल होता है, सबसे छोटा भाग होता है जिससे स्क्रीन और क्या, अरे स्क्रीन और क्या बनता है मेरे भाई, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में स्क्रीन और क्या बनता है। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, तो डिस्प्ले बनता है, बिल्कुल सर, डिस्प्ले 49। चलिए, इसमें बोला है कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है क्या कहलाता है मेरे भाई, अरे टोकन कहलाता है, और एक कंप्यूटर में केवल एक ही बार जाता है, ठीक है। हाँ, किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है भाई साहब, तो देखिए ये जो है इमेज फाइल में होता है। किस फाइल में होता है, इमेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक SI मात्रक जो है मापा जाता है, इकाई में मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो है चुंबकीय अभिभाव घनत्व, यानी घनत्व को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। धारिता यानी कि I, इसका मात्रक किस में मापा जाता है, एमीटर एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है, एमीटर जो होता है। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो है आपका बोलोमीटर। कौन सा है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा वो है आपका बोलोमीटर नहीं है, हाइड्रोफोन ना। देखिए हाइड्रो का मतलब पानी होता है, जहाज, जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, ठीक है। ये बोलोमीटर क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोमीटर जो होता है ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं उसमें विकिरण को मापने वाला यंत्र। पायरोमीटर, जो पायरोमीटर होता है वो क्या करता है भाई साहब, दूर स्थित वस्तु के उच्च ताप को मापने में काम करता है, और एमीटर धारा को मापता है, ठीक। अगला निम्न सदिश राशि है, तो मेरे भाई देखिए विद्युत आवेश अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये आपका सदिश राशि है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। किस पिंड के संवेग को उसके गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो भैया P बराबर क्या होता है, M × V होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग ऑप्शन डी बोले तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जलवाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया, जलवाष्प के पुनः जल संघनन तो कहलाता है मेरा भाई। वाष्पीकरण यानी कि सीधा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाना। ऊर्ध्वपातन, जिसमें जो है ठोस पदार्थ का सीधा गैस में परिवर्तित हो जाना, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और हिमीकरण यानी कि उस बर्फ, जैसे ठोस का, जैसे कि द्रव का बर्फ में क्या होना, जमना, हिमीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए, और अगला ये रहा, इसमें बोला है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से किसी का गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपका परिवर्तित नहीं होता है, तो भैया वो होता है आपका गति, उसकी गति कभी परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है ना। अगला देखिए, तो आप जानते हैं, एक बार थोड़ा सा बात कर लो, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने किया था भाई, खोज तो गोल्डस्टीन ने किया था, पर नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो भाई साहब बैटरी में होता है। कहाँ होता है, बैटरी में, सिरका में तो नहीं होता है, मक्खन में नहीं होता, टूथपेस्ट में भी नहीं होता, ठीक है, तो ध्यान रखना है। मिल्क का में क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, जो हमारे वायुमंडल में 0.03% क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद से अगला है विटीकल्चर, भाई साहब अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है। सब्जी, फूल और फल उगाने की खेती को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। मछली पालन को क्या कहा जाता है, पिसीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, रेशम कीट पालन, तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए, कमेंट करिए भाई साहब, रेशम कीट पालन, तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो भाई साहब रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, बोलिए जल्दी। अंगूर की विटीकल्चर, मधुमक्खी का क्या पूछे, पीसी, रेशम का सेरिकल्चर, ठीक है ना, रेशम का क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर, सारा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है, यानी आत्मघाती की थैली किसको कहा जाता है, सभी को पता है भाई साहब, लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा डी डुबे ने किया था। किसने किया था मेरे भाई साहब, डुबे ने जो है इसकी खोज की थी, ठीक। अगला, ठीक है ना भाई, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम में
के मौलिक कानून की खोज जो है की थी? तो ध्यान रखिएगा, वो है भाई साहब बहुत प्रसिद्ध ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? भाई साहब केचुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। सीधा देखते ही खत्म कहानी। ए सर्वदाता का ब्लड ग्रुप कौन सा? सर्वदाता मतलब सभी को देता है भाई साहब, और सभी को देने का काम कौन करता है? तो भैया ओ करता है, और सभी से लेने का काम कौन करता है? ए भी करता है, ठीक है ना। सभी से लेने का काम ए भी करता है, और सभी को देने का काम कौन करता है? ओ करता है, ठीक है। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण बनाते हैं। देखिए, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण जो बनाते हैं, वो किसके तहत बनाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया वो है आपकी दूसरा। कौन सा है? दूसरा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र संगम का जो आयोजन किया गया था, वो किया गया था गुजरात में, गुजरात के सारनाथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किया गया था, ठीक है ना। अगला, अगला देखिए, अगला है कि अप्रैल 2023 में संगठन में समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपके दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहा गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला है कि अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया? ऐसे देखिए 6 है, और लास्ट में जो दिया गया था वो आम आदमी पार्टी को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आई है? बिल्कुल सर। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा जो है रहा आपका? तो इसमें जो रहा है वो है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है, और दूसरा स्थान पर ध्यान रखिएगा तेलंगाना रहा, ठीक है। तो कभी कोई दूसरा भी पूछ देता है आपसे। मार्च 2023 में मेघालय राज्य में विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुआ था? तो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? मेघालय में। पूछा जाए कि मेघालय के सीएम कौन बने थे आपके? बताइए, मेघालय के सीएम इस समय कौन से हैं? तो भाई मेघालय के जो सीएम हैं वो कौन से हैं? नेशनल पीपल पार्टी से ही हैं। उनका नाम है कोनराड। कौन है भाई साहब? उनका नाम है कोनराड, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न, मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव में परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें प्राप्त की थी? भैया 32 प्राप्त की थी। अब बताइए, त्रिपुरा का सीएम कौन है? पूछा जा सकता है ना, त्रिपुरा का सीएम कौन है भाई साहब, बताइए। ये है मणिक साहा। कौन है भाई साहब? मणिक साहा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई 70 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, पूरा अच्छे से व्याख्या भी हमने किया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। अगर यदि नहीं हुआ तो मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।